हेलो एस्पिरेंट, मेरा नाम मनोज रावत है और मैं आपका फिजिक्स एजुकेटर हूँ। कल हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक के पहले लेक्चर में कूलम्स लॉ और इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। और कल हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि हमारा जो दो बॉडीज है उसके बीच में कूलम्स फोर्स कितनी लगती है। जो कितना आया था हमारा दो चार्जेस के बीच में, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। के भी बता दिया था मैंने, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था। अगर एयर के लिए बोलूं तो वो एप्सिलॉन नॉट हो जाता है एयर या वैक्यूम के लिए, और इसकी वैल्यू भी मैंने बताई थी 8.85 इंटू 10 की पावर -12। और के की वैल्यू भी कितनी बताई थी? 9 इंटू 10 की पावर 9। आज हम उससे आगे कंटिन्यू करेंगे और हम क्या पढ़ेंगे? इसका वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। तो हम बात करेंगे कूलम्स लॉ के वेक्टर फॉर्म की बात करेंगे, ठीक है। कल हमने इसका स्केलर फॉर्म, जहां पे हमने मैग्नीट्यूड के बारे में बात करी थी। अब इसका वेक्टर फॉर्म जब मैं बताने जा रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने क्या ले लिया यहां पे, दो चार्ज ले लिए Q1 और Q, ठीक है। इसे मैंने किसी प्लेन में ले लिया और इसका मैंने Q1 जो है उसकी पोजीशन का मैंने पोजीशन वेक्टर मान लिया R1 है, और Q2 का पोजीशन वेक्टर क्या है? R2 है। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? ऐसा किसी भी उसकी वेक्टर जो हम क्या लेते हैं, ओरिजिन से लेते हैं, उसे क्या बोलते हैं? हम उसका पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। अब अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन करूं तो मेरे को पता है मैंने दोनों पॉजिटिव चार्ज लिए Q1 Q2, तो Q1 Q2 पे फोर्स मारेगा और Q2 Q1 पे मारेगा, क्योंकि सेम चार्जेस है तो रिपेल करेंगे। तो Q1 जो Q2 पे फोर्स मार रहा है उसे मैंने नाम दे दिया F21। अब डायरेक्शन देखो मैंने कैसे दिखाई है, Q2 पे Q1 मार रहा है, उसे बाहर को पुश करेगा, रिपल्शन है तो इधर को दिखाया एरो। ऐसी Q2 Q1 पे मारेगा, ये भी रिपल्शन है तो इसका एरो कहां को दिखाया? बाहर को दिखाया, जो कितना होगा मेरा F12 होगा। अब अगर मैं देखूं, अगर ये मेरा A पॉइंट ले लिया मैंने, ये B पॉइंट ले लिया, तो अगर मैं देखूं A से B जाऊं मैं, तो जो मेरा ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आएगा वो क्या आ जाएगा मेरा? अगर मैं बोलूं R12, वो कितना आएगा? अगर मैं ए बी की बात करूं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वो R12 है, कितना हो जाएगा? R2 माइनस R1। क्योंकि हमें पता है पोजीशन वेक्टर कैसे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकालते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल। ए से बी जा रहा है तो फाइनल बी है, बी के पोजीशन वेक्टर है R2 और ए का कितना है? R1। अगर मैं उल्टा गया बी से, जिसे हम लिखेंगे R21, तो वो कितना आ जाएगा? R1 माइनस R2। क्यों? अब मेरा जो इनिशियल फाइनल पोजीशन है वो ए है, तो फाइनल कौन हो गया? ए, तो R1 माइनस R2 हो गया। अब अगर मैं पहले बात कर लूं F21 की, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, इसको नाम दे दिया मैंने F21। इसको कैसे पढ़ते हैं हम? फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1। तो हमें पता है क्या होता है? K Q1 Q2 और इनके बीच की दूरी का स्क्वायर। अब अगर मैं देखूं, चाहे R12 लूं चाहे R21 लूं, वेक्टर्स में तो ये अलग है डायरेक्शन के कारण, पर मैग्नीट्यूड तो बराबर है। तो दोनों के मैग्नीट्यूड को मैंने R12 और R21 वेक्टर जो है इनका मैग्नीट्यूड मैंने R ले लिया, तो नीचे क्या आ जाएगा? R स्क्वायर। तो ये तो हमारा मैग्नीट्यूड आया। अब क्योंकि मैं वेक्टर फॉर्म बात कर रहा हूं तो डायरेक्शन भी बात करूंगा। F21 की डायरेक्शन ऐसे में, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, R12 डायरेक्शन दिखाने के लिए क्या यूज कर दिया मैंने? कैप। क्लियर है? R12 F21 ऐसे जा रहा है क्योंकि। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो K Q1 Q2 अपॉन R क्यूब भी लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि हमें पता है यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ दैट वेक्टर। यानी इसको मैंने ऐसे लिख सकता हूं, R12 वेक्टर अपॉन मॉड, जो इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड कितना है? R, तो R स्क्वायर इंटू R कितना हो गया? R क्यूब। तो ये मेरा क्या आ गया? F21 आ गया। अब अगर मैं क्या निकालूं? फोर्स ऑन Q1 निकालूं ड्यू टू Q2। अब Q1 पे मैं Q2 के कारण फोर्स निकाल रहा हूं, जिसका मैंने क्या नाम ले रखा है? F12। तो वो कितना आएगा हमारा? K, मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, Q1 Q2
अपॉन आर स्क्वायर, बस यहां पे क्या आ जाएगा, डायरेक्शन क्या है इसकी, ऐसे में है, तो इस डायरेक्शन को क्या बोल रहे हैं हम, R21 में, क्या है R21 है, और कैप में डायरेक्शन, हमें तो यूनिट वेक्टर दिखाना है तो R21। अगर मैं इसे भी ऐसे लिख सकता हूं वेक्टर के फॉर्म में, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला भाई बताया था, वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ दैट वेक्टर, तो कितना आ जाएगा, R21 वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर के बदले कितना आ जाएगा, R³ आ जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? अगर मैं ध्यान से देखूं तो F21 और F12 को देखूं, क्योंकि मेरे को पता है जो R12 वेक्टर है वो माइनस टाइम्स ऑफ R21 वेक्टर, R12 ऐसे जा रहा है, R21 ऐसे जा रहा है, तो क्या है, बस नेगेटिव का तो साइन का डिफरेंस है। तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो मैं बोल सकता हूं जो F12 है वो माइनस टाइम्स ऑफ F21 है, यानी ये दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट है। यानी अगर ऐसा प्रूफ कर देते हैं तो हमें क्या याद आएगा, न्यूटन्स का थर्ड लॉ आएगा। तो मैं बोल सकता हूं कूलम्स लॉ फॉलोज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्या होता था न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो इसने एक्शन दिया तो इसने भी इसे क्या दिया, रिएक्शन दिया, यानी ये हमारा क्या कहलाता है, कूलम्स का लॉ इन वेक्टर फॉर्म होता है। कोई डाउट किसी को? फटाफट नोट कर लो जल्दी, आज हम न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। फटाफट नोट करो। हो गया नोट? चलो फटाफट नोट करो, फटाफट। चलो फिर ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। वीडियो पॉज करके बाद में, नहीं तो तभी मैं साइड हो जाता हूं ताकि तुम बाद में वीडियो पॉज करके इसे नोट कर सको, ठीक है? अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा रिलेटिव परमिटिविटी, और जिसे हम एक और नाम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। रिलेटिव परमिटिविटी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एप्सिलन आर और के। अगर हम रिलेटिव परमिटिविटी यूज करेंगे तो एप्सिलन आर और के। अब रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, एक्चुअल में क्या हुआ, हमने देखा था, हमने एयर के लिए जो हमने क्या एप्सिलन याद किया था, एप्सिलन नॉट, उसकी वैल्यू क्या थी 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ऐसी अलग अलग मीडियम्स के लिए जो ये एप्सिलन की वैल्यू होती है वो क्या आती है, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, और उन्हें एक तो ये रीजन बता रहा हूं मैं किसका, रिलेटिव परमिटिविटी का, तो उनको याद करना या मेमोराइज करना क्या होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है। बट अगर मैं ऐसा करता हूं कि उस जो भी हमारे पास वैल्यू होती है मीडियम की, उसे एप्सिलन नॉट से डिवाइड करता हूं, मतलब एयर की परमिटिविटी से डिवाइड करता हूं, एयर या वैक्यूम की, तो जो आंसर आता है हमारा वो बहुत छोटा सा आता है, या तो 5 आ जाएगा या 10 आ जाएगा या 80 आ जाएगा, ऐसा आएगा।
जिसे याद करना आसान होता है। तो एक तो ये रीजन है रिलेटिव परमिटिविटी का। दूसरा, जैसे हम रिलेटिव डेंसिटी, हम स्पेसिफिक ग्रेविटी वगैरह पढ़ते हैं, वैसे यहां पे हम क्या कर रहे हैं कि किसी की भी परमिटिविटी किसके से कंपेयर कर रहे हैं, एयर या वैक्यूम से कंपेयर कर रहे हैं, उसे ही हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं। यानी रिलेटिव परमिटिविटी क्या है हमारा, इट इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी of medium to permittivity of free space, जिसे वैक्यूम या एयर बोलते हैं हम। ठीक है, यानी हमारा एप्सिलन आर किसके बराबर होता है, जो हमारा मीडियम में, मीडियम के लिए हम एप्सिलन यूज करते हैं, अपॉन नीचे हमारा क्या होता है, ए। अब यहीं से पता लग रहा है एप्सिलन आर किसका रेशियो, सेम क्वांटिटी का। तो ये क्या होगा, एक यूनिट लेस नंबर होगा। क्या होगा, ये एक यूनिट लेस नंबर होता है हमारा एप्सिलन आर। इसे हम एक और तरीके से डिफाइन करते हैं। कैसे, मान लो मैंने कोई दो चार्ज लिए और उनके बीच में दूरी आर ली, Q1 Q2, और उनके बीच में डिस्टेंस आर लिया। उसे मैंने एक बार एयर में रखा और एक बार एक दूसरे मीडियम में रखा। तो जो ये इन दोनों फोर्स का रेशियो आएगा वो भी हमारा रिलेटिव परमिटिविटी कहलाता है। कैसे, समझते हैं। मैंने क्या लिया, एक बार एयर में लिया और एक बार मीडियम में फोर्स निकाली, उनका रेशियो। तो अगर मैं एयर में बोलूं तो फोर्स कितनी आएगी, K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। K के बदले क्या लिख सकते हैं हम, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलन नॉट। अब मीडियम में लिखूंगा तो क्या आएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलन नॉट के बदले एप्सिलन लेते हैं हम। चार्ज और दूरी क्या हमारी सेम है, तो सेम आ गया। अब अगर मैं देखूं, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, क्या एप्सिलन घूम के ऊपर जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, एप्सिलन नॉट आ जाएगा। देखो एप्सिलन बाय एप्सिलन नॉट को ही क्या बोलते हैं हम, एप्सिलन आर और के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। यानी मैं यहां से एक और चीज डिफाइन कर सकता हूं, इट इज द रेशियो ऑफ फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस व्हेन दे आर प्लेस्ड इन एयर टू द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द चार्जेस व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ मीडियम। तो क्या बोल सकता हूं मैं, इट इज द रेशियो ऑफ फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। क्यों बोल रहा हूं, मेरे को नहीं पता भाई, रिपल्शन भी हो सकता है और अट्रैक्शन भी हो सकता है। इट इज द रेशियो ऑफ फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस when they are placed in air slash vacuum to when they placed in a medium। याद रखना, लेकिन चार सेम होने चाहिए और उनके बीच में स्पेस या डिस्टेंस भी सेम होना चाहिए। तो ये हम दो तरीके से क्या कर सकते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी को डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर है, कोई डाउट, फटाफट नोट करो, जल्दी नोट करो। इसके बाद सुपरपोजिशन प्रिंसिपल और फिर न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स हम जेई लेवल तक के करेंगे, डोंट वरी। हो गया नोट, नोट्स बनाते हुए चलो सेपरेट कॉपी में, इससे बेस्ट नोट नहीं मिलेंगे।
हो गया नोट? ये तो वैसे भी थ्योरेटिकल था, ठीक है। चलो ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे हम, जिसे बोलते हैं हम फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, और इसको ही बोलते हैं हम सुपर पोजीशन प्रिंसिपल। हम 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है। फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस का मतलब क्या है? देखो, अगर अभी तक मेरे पास दो ही चार्ज ले रहे थे, अगर दो से ज्यादा चार्ज है, लेट अस सपोज मेरे पास n चार्जेस है, Q1, Q2, Q3 डॉट 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 Qn, और यहां पे कोई Q0 चार्ज है, और मेरे को बताना है इस पे Q0 पे टोटल फोर्स कितनी लगेगी। तो ऑफकोर्स ये बात है, Q1 भी इस पे फोर्स मारेगा, Q2 भी फोर्स मारेगा, Q3 भी फोर्स मारेगा, Qn भी फोर्स मारेगा। तो इसमें जो टोटल फोर्स आती है अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, वो इन सब फोर्सेस का क्या होता है? वेक्टर सम होता है। क्या होता है इन सब फोर्सेस का? एल्जेब्रिक सम नहीं, वेक्टर सम होता है। तो मैंने मान ली इसके बीच में दूरी है r10, इसके बीच में r20, r30 और यहां पे rn0, कोई दिक्कत इसमें? अब क्या कहता है, पहले तो उसको थोड़ा सा किसके फॉर्म में लिख लेते हैं, लैंग्वेज के फॉर्म में। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, according to this principle, the total force on a charge due to multiple charge is vector sum of all the forces acting on it by other चार्जेस। उनका क्या होता है? हमारे पास वेक्टर सम होता है। क्या होता है? इन सबका वेक्टर सम होता है, यानी जो टोटल फोर्स F होगी वो क्या होगा? जो नॉट पे, जो हमारा F नॉट पे, टोटल फोर्स किस पे? Q नॉट पे, जो सम होगा वो पहले के कारण प्लस जो दूसरे के कारण फोर्स लगी प्लस जो तीसरे के कारण फोर्स लगी प्लस इन सब का क्या होगा? वेक्टर सम होगा, ठीक है। यानी इस पे टोटल फोर्स इन सब फोर्सेस के कारण वेक्टर सम होगा। एक चीज और याद रखना, जैसे Q1 इस पे फोर्स मार रहा होगा तो इस फोर्स को इन सारी फोर्सेस से कोई भी हैम्पर नहीं होगा। मतलब इन दो, जो Q1 और Q0 के बीच में फोर्स लगेगी या Q2 और Q0 के बीच में फोर्स लगेगी, वो आपस में एक दूसरे को क्या नहीं करेंगे? इंटरफेयर नहीं करेंगे, याद रखना, ठीक है। तो अगर मैं F01 की इन दोनों के बीच में फोर्स की बात करूं तो हमने पढ़ा हुआ है कूलम्स लॉ, क्या होगा? K Q1 इंटू Q0 अपॉन इनके बीच की दूरी है R10 का स्क्वायर प्लस K, अगर मैं डायरेक्शन भी जोड़ लूं यहां पे तो डायरेक्शन कितनी आएगी? यहां से देखो ये दोनों पॉजिटिव है तो इसकी डायरेक्शन भी बाहर को आएगी, क्योंकि प्लस प्लस क्या करता है? रिपेल। तो मैं डायरेक्शन किससे दिखा रहा हूं? कैप से, R10 कैप।
प्लस दूसरे के कारण के Q2 Q0 अपॉन R20 स्क्वायर R2 नॉट कैप। ठीक है, ऐसी मैं डॉट 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 nth की बात करूं तो क्या आएगा के क्यू एन क्यू नॉट अपॉन आर नॉट जीरो का स्क्वायर आर नॉट जीरो कैप। तो यहां पे अगर मैंने कैप लगा रखा है मतलब ये नॉर्मल ऐड नहीं हो रहे, हमें कैसे, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो हम वेक्टर एडिशन लगाएंगे जो हमने 11th क्लास में पढ़ा है। अगर मेरे को रिजल्टेंट चाहिए मैग्नीट्यूड किसी भी दो फोर्सेस का तो मैं क्या करूंगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का यूज करने वाला हूं न्यूमेरिकल्स में। क्लियर है मेरी बात? अगर मेरे को इसे थोड़ा सा और अच्छे से लिखना है तो मैं क्या करता हूं, यहां से k कॉमन ले लेता हूं, Q0 कॉमन ले लेता हूं, तो अंदर क्या बचेगा Q1 अपॉन R10 स्क्वायर R10 कैप प्लस Q2 अपॉन R20 स्क्वायर R20 कैप प्लस डॉट 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 Qn अपॉन Rn0 स्क्वायर Rn0 कैप। दिस इज माय फॉर्मूला। अगर इसे और अच्छे से लिखना है तो हमने स्टैटिस्टिक क्लास 11 पढ़ी है, के Q0 बाहर आ गया और इसे मैंने सबमिशन के फॉर्म में लिख दिया। कैसे लिख रहा हूं देखो ध्यान से रखना, आई को 1 से n तक क्या करा दिया, रन करा दिया, और क्या लिख दिया मैंने, क्यू आई अपॉन आर आई जीरो का स्क्वायर और आर आई जीरो कैप। देख लो कैसे लिखा होगा, जब आई के बदले 1 रखूंगा तो क्या आएगा, Q1 अपॉन R10 स्क्वायर और R10 कैप, तो ये आ चुका है देखो। फिर आई इंक्रीमेंट होके 2 होगा तो Q2 अपॉन R20 स्क्वायर R20 कैप। फिर सबमिशन का मतलब बीच में प्लस, फिर आई इंक्रीमेंट होके 3 हुआ R30 स्क्वायर, यहाँ पे Q3 और R30 कैप। ऐसे करके कहां तक रन करेगा, n तक। जिन्होंने कंप्यूटर करी है तो वहां पे तो हम कंप्यूटर साइंस में जब प्रोग्राम रन कराते हैं तो वहां पे हम लूप लगाते हैं, तो ऐसे ही करते हैं हम, क्या करते हैं किसी भी लूप को रन कराते हैं, वैसे ही हमने यहाँ पे सबमिशन को रन करा दिया। कहां से कहां तक, 1 से लेके n तक। कोई डाउट किसी को, फटाफट नोट करो इसे। ठीक है, ये हमारा है प्रिंसिपल फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, जिसे हम बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। क्लियर है, फटाफट नोट करो। तो एक और बार फिर से समझा देता हूं, शायद मैंने जल्दी में बोल दिया थोड़ा, कि अगर मेरे पास बहुत सारे चार्जेस हैं और उनके कारण किसी पे हमें क्या निकालना है, फोर्स निकालना है, नेट फोर्स, तो वो इन सारे जो इंडिविजुअल फोर्सेस होगा जो भी इस पे लग रही होगी इनके कारण, उनका वेक्टर सम होने वाला है। यानी जो ये इस पे फोर्स मारा होगा, इसने इस पे फोर्स मारा होगा, इसने इस पे फोर्स मारा होगा, टोटल जितना भी फोर्स लगा होगा इस पे, वो इन सारी इंडिविजुअल फोर्सेस का वेक्टर सम होने वाला है। और वेक्टर सम हम कैसे निकालते हैं, हमने पढ़ा हुआ है 11th क्लास में, वो हम अभी न्यूमेरिकल्स में यूज करने वाले हैं। फटाफट नोट करो अब। एक और चीज, जो फिजिक्स अभी से पढ़ेगा स्टार्टिंग से, अगर जिसको अच्छे नंबर और जेई में अच्छी रैंक लानी है, उन्हें शुरू से पढ़ना पड़ेगा। 10th वाला कॉन्सेप्ट तुम यहां नहीं यूज कर सकते कि आखिरी के 3 महीने में कर लोगे। यहाँ पे जिसने शुरू से पढ़ा है वही कर सकता है। और एक और चीज, 11th के बेसिक्स और कैलकुलेशन तुम्हारी अच्छी होनी ही चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत से बच्चों को देखा है उनकी कैलकुलेशन इतनी खत्म होती है 8th क्लास के बच्चे वाली। जो लास्ट बैच के बच्चे थे उनमें भी कुछ ऐसे बच्चे थे। चलो अब हम करेंगे न्यूमेरिकल्स, जिससे बच्चों को डर लगता है। ठीक है, तो कुछ मैं न्यूमेरिकल्स लेके आया हूं, वो करेंगे हम। तो पहला न्यूमेरिकल मेरे पास ये है,
two fixed charges plus 4 coulomb q and plus q are at a distance 3 meter apart. At what distance between the charges a third charge plus q must be placed to keep it in equilibrium. हमारे पास ये क्वेश्चन है, ठीक है। चलो पहले क्वेश्चन पढ़ लो। हमें क्या क्वेश्चन दिया है, हमारे पास दो चार्जेस है +4q एंड +q और उन्हें हमें 3 मीटर अपार्ट में रखा है। हमें बताना है एट व्हाट डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस अ थर्ड चार्ज +q मस्ट बी प्लेस्ड टू कीप इट इन इक्विलिब्रियम। दो चार्जेस है, उसके बीच में q चार्ज को रखना है और कहां पे रखना है कि वो इक्विलिब्रियम में रहे। इक्विलिब्रियम में मतलब उस पर नेट फोर्स क्या है, 0। कॉन्सेप्ट इतना सा है। अब एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, अगर तुम्हारे पास Q1 इंटू Q2 ग्रेटर देन 0 है, जो तीसरा चार्ज होगा इक्विलिब्रियम में के लिए, थर्ड चार्ज मस्ट प्लेस्ड बिटवीन देम। इसमें तो चलो बोल दिया है कि इनके बीच में कहां रखा जाएगा, लेकिन इस पॉइंट को याद रखना, अगर Q1 इंटू Q2 साइन के साथ ग्रेटर देन 0 है, जैसे मान लो दोनों नेगेटिव है तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ग्रेटर देन 0 आएगा, और दोनों पॉजिटिव है तब भी ग्रेटर देन 0 आएगा। यानी अगर सेम चार्जेस होंगे तो तीसरा चार्ज कहीं उनके बीच में रखा जाएगा ताकि वो इक्विलिब्रियम में रहे। लेकिन इफ अगर Q1 Q2 लेस देन 0 है तो थर्ड चार्ज सेंटर पे नहीं रखा जाएगा। थर्ड चार्ज इज प्लेस्ड नॉट बिटवीन देम, उनके बीच में नहीं, या तो एक के दूसरे साइड में, जैसे दो चार्ज है या तो इसके इस साइड में होगा या इसके इस साइड में होगा, वो कैसे पता लगेगा वो भी समझाऊंगा। फिलहाल के लिए इस क्वेश्चन में तो हमारे पास दोनों सेम साइन के हैं, तो प्लस प्लस मल्टीप्लाई करूंगा तो ग्रेटर देन 0 आ रहा है, मतलब पहली वाली कंडीशन होगी। तो अगर मैं इसे ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो मैंने मान लिया दो चार्जेस है मेरे पास, एक है +4q और एक है मेरे पास +q, और उनके बीच में कितने का सेपरेशन है, 3 मीटर। मेरे को बताना थर्ड चार्ज कहां पे रखे हम, Q, तो मैंने अपनी तरफ से सपोज कर लिया, यहां पे रख दिया मैंने, लेट अस सपोज। अब मैंने मान लिया यहां से ये कितनी दूरी पे, x मीटर, तो यहां से कितना होगा बचा हुआ, देखो टोटल 3 है, यहां से x है तो बचा हुआ कितना हो जाएगा, यहां से 3 - x, ये तो लॉजिक है, मैथ्स है। यहां से मैंने मान लिया x की दूरी पे हमने q को रखा है, x दूरी पे q को रखा है, तो यहां से कितनी दूरी पे रखा होगा, 3 - x। अब ये इक्विलिब्रियम में रहने का मतलब इसके कारण और इसके कारण जो टोटल फोर्स लगे इस पे 0 लगे, सही बात भी है। प्लस प्लस क्या करेगा, रिपेल, इसे F1 मान लिया, और ये प्लस प्लस क्या करेगा, ये रिपेल करेगा, F2 मान लिया। अब ये इक्विलिब्रियम में तभी रहेगा जब F1 किसके बराबर होगा, F2 के, मतलब कंडीशन क्या लगा दी मैंने, F1 बराबर F2 इक्विलिब्रियम के। F1 इन दोनों के बीच में फोर्स है तो क्या है कि K, Q कितना है पहले का 4Q इंटू दूसरे का Q अपॉन इनके बीच का दूरी क्या है, x²। F2 किसके बीच में आएगी, इन दोनों के बीच में, तो कितनी आएगी, K Q इंटू Q² अपॉन कितना आएगा, 3 - x का होल स्क्वायर। K से K कैंसिल, Q देखो Q इंटू Q, Q² से Q² कैंसिल,
तो अगर मैं देखूं, बहुत से इसमें अभी भी गलत करेंगे, कॉम्प्लिकेट करेंगे, मैं इसे इधर भेज रहा हूं, एक्स स्क्वायर अपॉन 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग हटा रहा हूं, तो क्या लगेगा अंडर रूट, तो 4 का अंडर रूट 2 होगा, यहां पे क्या आ जाएगा एक्स अपॉन 3 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा 2 3 जा 6 माइनस 2x बराबर x, तो यहां से देखूंगा तो 3x बराबर 6 आ गया, तो x कितना आ गया यहां से 2 मीटर, यानी जो मेरा थर्ड चार्ज होगा वो 4q से x दूरी पे कितने 2 मीटर की दूरी पे रखा जाएगा q को। अगर यहां से 2 मीटर की दूरी पे है तो यहां से कितने की होगा 1 की, क्योंकि टोटल 3 मीटर है। तो इसके नीचे तुम आंसर लिखने के दो तरीके, क्या लिखोगे, द थर्ड चार्ज q मस्ट बी प्लेस एट, ये एमसीक्यू में आ गया, मान लो तुम्हारे नीट या जेई में आ गया, तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि 2 मीटर दिखाई नहीं 1 मीटर दे रखा हो, तो ये भी ध्यान देना क्या लिखा होगा 2 मीटर फ्रॉम 4q, दो आंसर होंगे इसके। तो पहला क्वेश्चन हमारा हो गया था। अब हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। जो दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास वो क्या है, हमारे पास ये क्वेश्चन है 3 इक्वल चार्जेस 2 into 10 की पावर माइनस 6 कूलम each are held fixed at 3 corners of an equilateral triangle of side 5 centimeter. Find Coulomb force experienced by one of the charges due to rest 2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो मेरे को क्या दे रखे, 3 चार्ज दे रखे, जो कहां पे रखे हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल पे। चलो क्वेश्चन तो लिख लिया हमने। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है, तो हमें अपनी तरफ से एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना देंगे और इसके 3 कॉर्नर्स में हमने क्या रखा है 2 into 10 की पावर माइनस 6, क्योंकि सारे बराबर है तो मैं इसे क्यू क्यू ले लेता हूं सबको, Q1 Q2 Q3 है, बट सारे बराबर है तो उन्हें बाद में Q मान लूंगा आसान करने के लिए। और डिस्टेंस मैंने ले लिया R, जो कितना है 5 सेंटीमीटर है, सारे के सारे 5 सेंटीमीटर। अब मेरे को किसी भी एक चार्ज पे बाकी दो चार्जों के कारण टोटल फोर्स कितनी लग रही है वो बतानी है। तो मैं मान लो मैं Q3 पे निकाल रहा हूं, तो Q3 पे Q1 और Q2 मानेगा, तो Q1 Q3 पे रिपल्सिव मारेगा तो कैसे, इसकी डायरेक्शन क्या होगी बाहर को, ऐसी Q2 Q3 पे मारेगा तो ये भी क्या होगी रिपल्सिव बाहर को। इस फोर्स को नाम दे दिया F1, इस फोर्स को नाम दे दिया F2। अब क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो जो फाइनल रिजल्टेंट लगेगा इस पे, इन दोनों का क्या लगेगा वेक्टर सम। तो सबको होता है अगर ये इक्विलेटर है तो ये 60 डिग्री है, तो इनके बीच में एंगल कितना आ गया 60 डिग्री आ गया। अब मेरे को पता है अगर मैं मैग्नीट्यूड बात करूं F1 और F2 की, दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर होंगे, क्यों, दोनों के चार्ज बराबर है, Q2 Q3 के बीच में लगेगा तो चार्जेस बराबर है, साथ में डिस्टेंस बराबर है, Q1 Q3 के बीच में लग गया तो भी चार्ज बराबर है, डिस्टेंस बराबर है, इसलिए मैंने मैग्नीट्यूड बराबर ले लिया कि Q1 Q2 Q3 है बराबर है, तो मैं सबको Q मान ले रहा हूं, तो Q1 इंटू Q3, Q इंटू Q कितना हो जाएगा Q स्क्वायर, और डिस्टेंस मैंने R स्क्वायर ले रखी है। ये दोनों फोर्सेस क्या है बराबर है मेरे पास। अब अगर मैं देखूं इनका नेट रिजल्टेंट फोर्स निकालना है तो F मान लिया तो कितना होगा अंडर रूट ऑफ, हमने वेक्टर सम पढ़ा है F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 इंटू कॉस थीटा कितना है 60 डिग्री है। अब मेरे को पता है
F1 F2 बराबर है, इसके बराबर है। थोड़ा आसान करने के लिए मैं इसे थोड़ी देर के लिए x मान लेता हूं, ताकि यहां पे इतना बड़ा ना रखना पड़े हमें। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस F1 भी x है, F2 भी x है, और cos 60 हाफ होता है, तो 2 से 2 कैंसिल। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर अंडर रूट 3, और एक्स स्क्वायर से x क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा अंडर रूट के। तो ये मेरा फाइनल आंसर होगा। बस अब मैं x की वैल्यू पुट कर देता हूँ, x किसके बराबर है, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पे वैल्यू रख देता हूँ रूट 3, के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9, क्यू कितना दिया है मेरे को 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6, इसका स्क्वायर करूंगा तो 4 इंटू 10 की पावर माइनस 12 आएगा, और डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है, मीटर में करेंगे 10 की पावर माइनस 2 होगा, लेकिन उसका स्क्वायर करना है, 5 का स्क्वायर 25, 10 की पावर माइनस 2 का 10 की पावर माइनस 4। अब माइनस 4 पर जाएगा प्लस 4, तो 9 और 4 13, 13 में से 12 गया 1 बचेगा, 10 बचेगा, मतलब 9 4 जा 36, 36 इंटू 10 360 अपॉन 25 रूट 3 मेरा आंसर होगा। कैंसिल कर लेते हैं इसे, 25 के टेबल से ही काट देते हैं, 25 बन जा 25, कितना बचेगा यहाँ पे 110, 25 4 जा 100, फिर से 10 बचेगा 100 आएगा, 25 4 जा 100, तो मेरा कितना आ जाएगा नेट फोर्स, इतना रूट 3 न्यूटन आ जाएगा। और अगर रूट अगर पीछे मान लो पूरा मल्टीप्लाई करके दिया है, तो रूट 3 की वैल्यू होती है 1.73, उससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा फाइनल आंसर आएगा। अब ये जो F1 और F2 आया, जो नेट रिजल्टेंट आएगा वो F इनके बीच से जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर हैं, तो जो रिजल्टेंट होता है वो एकदम सेंटर से आता है, मतलब यहां से भी 30 डिग्री बनाएगा और नीचे से भी 30 डिग्री बनाएगा, क्योंकि टोटल कितना है हमारा 60 डिग्री है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है सबको? तो कितना आसान क्वेश्चन था, अगर तुम्हें वेक्टर एडिशन आता है, इसलिए क्लास 11th हमारी क्या है, इंपॉर्टेंट है। फटाफट नोट कर लो। फटाफट नोट करो, एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे और फिर आज की क्लास एंड करेंगे। चलो 1 मिनट दे देते हैं। समझ आ गया सबको? चलो चलो फटाफट नोट करो। ठीक है, नोट हो गया, वरना वीडियो पॉज करके बाद में, और पहले अगर समझ आ गया जिसको तो पहले अपने आप करा करो, फिर बिन देखे, फिर बाद में नोट किया करो, ठीक है? चलो लास्ट क्वेश्चन करेंगे। चलो 2 क्वेश्चन कर लिया हमने, तीसरा क्वेश्चन करेंगे। तीसरा क्वेश्चन है एससी वर्मा का है, 10 पॉजिटिवली चार्ज particles are kept fixed on x-axis at point
x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर कॉमा 20 सेंटीमीटर कॉमा 30 सेंटीमीटर डॉट 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 100 सेंटीमीटर. The first particle has charge. The first particle has charge 1 into 10 की पावर माइनस 8 कूलाम, कॉमा सेकेंड 8 into 10 की पावर माइनस 8 कूलाम, थर्ड 27 into 10 की पावर माइनस 8 कूलाम, and so on. Then particle will have charge 10th particle will have charge 1000 into 10 की पावर माइनस 8 कूलाम. ठीक है, ये यहाँ पे कूलाम है, मीटर नहीं, सेंटीमीटर तो पता है. कूलाम. फाइंड इलेक्ट्रिक फोर्स on 1 coulomb charge placed at origin. ये मेरे पास क्वेश्चन है. तो देखो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे. तो हमारे पास 10 चार्ज पार्टिकल है और उन्हें एक्स एक्सिस पे रखा गया है. 10, 20, 30 ऐसे करके 10-10 की दूरी पे रखा गया है. और पहला चार्ज है 1, दूसरा है 8, तीसरा है 27 एंड सो ऑन. तो मेरे को एक पैटर्न दिख रहा है, चार्ज क्या होंगे. पहला 1 है, फिर 8 है, तो 1 का क्यूब 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है. तो पक्का चौथा वाला क्या होगा 64 into 10 की पावर माइनस 8, पांचवा क्या होगा 125, अगला क्या होगा 216, 7 क्या होगा 343. वो बात अलग है, मेरे को उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी. तो मैं पहले एक रफ सा डायग्राम बना देता हूँ. मैंने ये एक्स एक्सिस ले ली और ये x इक्वल टू 0 ओरिजिन है, ये 10 है सेंटीमीटर, ये 20, ये 30, ऐसे करके हमने चार्जेस रखे. और हमारा जो 0 पे है वो तो 1 कूलम है ओरिजिन पे, बाकियों पे ये वैल्यूज हैं. जैसे पहले पे 10 की पावर माइनस 8 है, फिर 8 इंटू 10 की पावर माइनस 8 है, फिर 27 इंटू 10 की पावर माइनस 8 है. ऐसे करके हमने चार्ज रखे. क्लियर है. अच्छा, अब मेरे को इन सब चार्ज के कारण इस पे कितनी टोटल फोर्स लगेगी वो बतानी है. अब अगर मैं देखूं ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या मानेगा रिपल्शन, तो इसकी डायरेक्शन इधर होगी. वैसे ये वाला पॉजिटिव इस पॉजिटिव पे क्या मानेगा रिपल्शन, वो भी उधर ही होगा. यानी एक तरह से जितनी भी फोर्सेस है वो एक ही डायरेक्शन में जा रही है. तो क्या वेक्टर एडिशन कहते हैं हमारे को, अगर सारे के सारी फोर्सेस सेम डायरेक्शन में हो तो वो नेट ऐड हो जाती है. यानी जब मैं टोटल फोर्स निकालूंगा F, तो वो सिंपल सी बात है, जितनी ये 10 चार्ज है उनके फोर्सेस का क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा, नॉर्मल ऐड. अब कर मैं वेक्टर एडिशन रहा हूं, लेकिन हमने 11th क्लास में पढ़ा है अगर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो वेक्टर नॉर्मल ऐड होते हैं. तो F1 कितना आएगा, K, Q1 कितना है 1, Q2 कितना है 10 की पावर माइनस 8 अपॉन डिस्टेंस कितना है 10 इंटू 10 की पावर माइनस 2, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया है उसका स्क्वायर. अब इसके और इसके बीच में बोलूंगा तो क्या आएगा, K 8 इंटू 10 की पावर माइनस 8 इंटू 1 अपॉन 20 इंटू 10 की पावर माइनस 2 का स्क्वायर. ऐसे तीसरा बोलूंगा तो K 27 इंटू 10 की पावर माइनस 8 इंटू 1 अपॉन 30 इंटू 10 की पावर माइनस 2 का स्क्वायर. और लास्ट की बात करूं मैं डॉट 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 करके आखिरी, K इंटू कितना था वो 1000 इंटू 10 की पावर माइनस 8, 1000 ही है ना आखिरी, हाँ, इंटू 1 अपॉन कितना हो जाएगा 100 इंटू 10 की पावर माइनस 2 का स्क्वायर. कोई दिक्कत किसी को. अब मैं देखो अगर मैं यहां सब में से ऊपर में से क्या कॉमन ले सकता हूं, K इंटू 10 की पावर माइनस 8
और डिवाइड में न्यूमरेटर में सब में 10 इंटू 10 की पावर माइनस 2 का स्क्वायर है। देखो यहाँ पे 2 बचेगा अगर 10 कॉमन लूंगा, यहाँ पे 3 बचेगा, तो मैंने क्या कॉमन ले लिया पूरा 10 इंटू 10 की पावर माइनस 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से तो बचेगा 1, यहाँ से ऊपर बचेगा 8, नीचे 2 बच जाएगा लेकिन उसका स्क्वायर है तो 4, यहाँ पे 27, नीचे 3 का स्क्वायर 9, डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे 1000 और नीचे 10 का स्क्वायर कितना बचेगा 100। कोई दिक्कत? नीचे कितना बचेगा मेरा, मैंने क्या कॉमन लिया 10, तो 10 ही तो बचेगा, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, ठीक है। और ऊपर कितना है मेरे पास 1000 है, ठीक है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं ये दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे 9 3 जा होगा, यहाँ पे 4 2 जा होगा, यानी यहाँ पे 1 आएगा, फिर 2 आएगा, 3 आएगा, फिर ये जो डॉट है 4 5 6 ऐसे करके 10 तक ऐड करना है। अब मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे, तो k के बदले 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर माइनस 8 अपॉन नीचे 10 इंटू 10 की पावर माइनस 2, 10 की पावर माइनस 1 होगा, उसका स्क्वायर करूंगा तो 10 की पावर माइनस 2 हो जाएगा। और ऊपर अगर मैं देखूं 1 2 3 10 तक ऐड करता हूं तो ये से हम या तो फॉर्मूले से निकाल सकते हैं या एपी से या नॉर्मल ऐड कर सकते हो। तो मेरे को तो सम ऑफ कॉन्जुगेटिव फर्स्ट नेचुरल नंबर का फॉर्मूला पता है, n इंटू एन प्लस 1 बाई 2, तो n है 10, 10 इंटू 11 बाई 2 कितना आ जाता है यानी 55। तुम नॉर्मल ऐड कर लेना 10 प्लस 9 ऐसे करके, या एपी लगा सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। तो 9 इंटू 55 कितना होता है, 9 5 जा 45, 9 5 जा 45 और 4 49, माइनस 2 पर जाके प्लस 2, 11, 11 में से 8 गया 3, तो 10 की पावर 3। अब हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं तो फाइनल आंसर हम ऐसे छोड़ सकते हैं 4.95 इंटू 10 की पावर 2 शिफ्ट किया है तो बढ़ जाएगी 5 न्यूटन, फोर्स है तो यूनिट क्या आ जाएगी न्यूटन, यानी इसका आंसर क्या होगा मेरा 4.95 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन, ठीक है। तो आज हम इतना ही करेंगे, आज के लिए हम इतना ही करेंगे और आगे कल करेंगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। बाकी न्यूमेरिकल भी करेंगे लेकिन बाद में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।